In this lecture we are going to start a chapter on semiconductors. तो सेमीकंडक्टर्स एक बड़े स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं जो मॉडर्न डे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आप इनकी इमेजिनेशन बिना इसके नहीं कर सकते हैं. वी कैनॉट इमेजिन मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स विदाउट सेमीकंडक्टर. आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का नाम ले लो, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, इट इज़ एनीथिंग. इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स का बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो दिस आर द स्पेशल मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू मेक डिवाइसेस इन विच कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ रिक्वायर्ड. तो ऐसे डिवाइसेस जिसमें हमें कंट्रोल्ड वे में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के रिक्वायरमेंट होती है, उसमें हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं. तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है वो हम आगे चल के देखेंगे. तो मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो मैंने कुछ का नाम लिखा है, लेकिन बहुत वाइड वैरायटी ऑफ इसके एप्लीकेशंस हैं. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में तो इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट भी कुछ देखेंगे हम यहाँ पर. इसमें मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स कैनॉट बी इमेजिन्ड विदाउट सेमीकंडक्टर्स. अगर हम मटेरियल्स को उनकी कंडक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पर अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 1 इज़ मेटल, फिर जो बिल्कुल इसमें एक्सट्रीम पे आता है वो है इंसुलेटर, और सेमीकंडक्टर्स कुछ बीच में आते हैं. मैंने कुछ वैल्यूज़ भी यहाँ पर लिख रखी हैं. रो रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा यहाँ पर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सिग्मा तो रो का जस्ट रेसिप्रोकल रहता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो. तो आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका जो कंडक्टिविटी या जो उनकी रेजिस्टिविटी है वो कुछ इन दोनों के बीच में है. और इसके अलावा भी इनमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. तो एक ये तो है कि यहाँ पर रो और सिग्मा कुछ बीचों बीच यहाँ पर आएंगे, तभी वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इन बिटवीन ऑफ मेटल्स एंड इंसुलेटर्स. कुछ एक सेमीकंडक्टर्स के नाम. तो सेमीकंडक्टर्स कुछ तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स को कंपाउंड बना करके उनको ज्वाइन करके भी सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं. तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, दिस आर द एलिमेंटल, एंड CDS, गैल्वेनियम आर्सेनाइड, दिस आर द कंपाउंड. इनको कंपाउंड्स एलिमेंट्स से मिलकर के यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर्स बने. एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी what is special about semiconductors and what are free electrons. We talk about free electrons for conductors and what are those free electrons and how those electrons are free and how these electrons move and conduct electricity for us. So let us take this topic, energy bands in solids or splitting of energy levels. When we talk about a single atom means it is just isolated. So when we talk about a single atom, then electron in an atom are arranged in discrete energy levels. Suppose I take example of sodium. Sodium is also a very good conductor. Sodium has atomic number Z is equal to 11 and it has electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So this is the electronic configuration in sodium. So electrons in an atom are arranged in discrete energy levels. So 1s energy level, 2s energy level, 2p energy level and 3s energy level. So these are the energy levels, and something like in hydrogen atom, the electrons in sodium atom will also have some energy level specified for that particular energy level. Like 1s, 2s, 1s energy level, this will have some particular energy. 2s energy level, these electrons will have some particular energy, and like that 2p, 3s. Each energy level has some quantum states. Like in 1s we have 2 quantum states. So 1s has 2 quantum states. Again 2s has 2 quantum states and 2p has 6 quantum states. 3s has again 2 quantum states. We know that 1s quantum states are fully filled. So this is completely filled. We have 2 electrons. We have 2 electrons in this. We have 6 electrons in this, and this is half filled. We have only 1 electron in this. Each quantum state can have at most 1 electron. So 1s has 2 quantum state and all the 2 quantum states are completely filled. 2s has 2 quantum state in sodium and all the 2 quantum states are completely filled.
2p has 6 quantum states and all these 6 quantum states are completely filled. 3s has 2 quantum states, and in this particular case of sodium, one quantum state is filled and one quantum state is empty. So it has half filled quantum states, and each quantum state can have at most one electron. This is Pauli's exclusion principle. One quantum state cannot have more than one electron. Either it can have one electron or it can be empty. So one quantum state can at most have one electron. It can be empty also, or it can have just one electron. So this is the situation in sodium atom. What happens when atom combine to make solids? So let us study about solids. What happened to a solid? In solids, the outer electron of one atom interacts significantly with its neighbors, and this changes the energy level of the quantum states. Suppose I represent sodium like this. This is the nucleus, and let's say this is 1s energy level, this is 2s energy level, this is 2p energy level, and this is 3s energy level. So obviously in solids the atoms come very close to each other. Suppose this is the neighboring sodium atom, and it has also this kind of energy levels. So this is 1s, this is 2s, this is 2p, and this is 3s. Likewise this is also 3s. So these outer electrons now interact with each other. In an isolated sodium atom, these electrons just interact with each other, but in a solid, these atoms also interact with each other. This electron will interact with this electron, and this electron again will interact with some neighboring sodium atom. So all these electrons of neighboring sodium atoms can interact with each other, and this type of interaction was absent in an isolated sodium atom. So that's why I've written in solids the outer electron interaction will be there for these electrons also. This electron can also interact with these electrons, so these electrons can also interact, but the interaction between the outer electrons is much more significant than the interaction of the inner electrons. So inner electron interact weakly with the neighboring atoms, and outer electrons interact significantly with the neighboring sodium atoms. So in solids the outer electron of one atom interacts significantly with its neighbor. So significant interaction is for the outer electrons, and this changes the energy level of the quantum states. Suppose I talk about n sodium atom. Let us take n sodium atoms, and these n sodium atoms form sodium solid, and again we have this kind of energy levels: 1s energy level, 2s energy level, 3s energy levels. Sorry, this is 2p and this is 3s energy level. If I have n sodium atoms, then in n sodium atom we have 2n quantum states in 1s level. In 2s level we will have 2n quantum states. In 2p we will have 6n quantum states. In 3s we will have 2n quantum state. Out of this 2n quantum states, half are empty. So n quantum states are empty in 3s energy levels. Now in the solid, the electrons also interact with the neighboring atoms, and due to these interactions, for some electrons the energy may go up and for some electron energy may come down, because I have n quantum states empty and n quantum states filled, and electrons filled in these n quantum states will have different environments. Suppose this electron have some different kind of environment, and here the electron of 3s, this electron of 3s can have some different kind of environment around it. So all the electrons cannot have the same kind of environment around them.
So for some electrons, due to these interactions, energy can go up, and for some electrons, energy may come down. So what was a sharply defined level? Initially, for isolated sodium atom, all the 3s electrons have the same energy, all the 2p electrons have the same energy, all the 2s electron has the same energy. But now, due to these interactions, all the 3s electrons now cannot have the same kind of energy. For some electrons, energy has gone up, and for some electrons, energy has come down. So for a 3s electron, for all the 3s electrons, energies are not equal. For some it is going up, and for some it is going down. So we will have an energy range now. For 3s we will now have some energy range, and since there is no sharply defined levels, we will say there is a band of energy. So in sodium solids, we will have 3s energy band, we will have 2p energy band, we will have 2s energy band, we will have 1s energy band. Now the sharply defined energy levels are split and turned into continuous energy bands, because there are so many electrons. So we can say for a 3s electron, for all the 3s electron, there will be energy range from a minimum to a maximum. So this kind of diagram can be for a isolated sodium atom, isolated atom. For solids, we cannot have this kind of diagram. All the 3s electron cannot have the same energy. Now we can draw the diagram something like this. Now this 3s, the electrons have this kind of energy range from this minimum to maximum. Electron can have this range of energy, this band of energy. So this is now 3s energy band. Next is 2p energy band. Obviously there is a weak interaction, the inner electrons interact weakly with the neighboring atoms, so there is not so much range in this 2p energy band, and this is wide. So this is wider than this 2p. Now if I come to 2s, then again this is narrow than the 2p, and in 1s it is very weak interaction. There is almost a very narrow width of this band. So this is 1s. So this is 1s energy band, and likewise this is 2s energy band, this is 2p energy band, and this is 3s energy band. So outer electrons interact significantly with the neighboring atoms, so this range is more, this bandwidth is more, this bandwidth is less, and this is even less, this is even lesser than the 2s. So this is from a minimum to a maximum. So electron can have this range of energy, minimum to a maximum, and this is of wider width, because these electrons interact strongly compared to the inner electrons. Let us take a problem. Calculate the number of states per cubic meter of sodium in 3s band. The density of sodium is 1013 kg per meter cube. How many of them are empty? So let us first calculate the number of moles of sodium atoms. So number of moles, and number of moles I am calculating per cubic meter. In 1 cubic meter there is 1013 kg. So 1013 kg converted into gram divided by molecular weight in gram. This is the number of moles. And what is the number of atoms, number of sodium atoms? So this is number of moles multiplied by Avogadro number. In one atom we will have one empty quantum state, because in 3s1 it can have two quantum state, and in this two quantum state, one quantum state is empty. So we have to first calculate the number of states per cubic meter in 3s band. So number of states, so number of quantum state it can have is 2, so it can have 2 quantum state. So this is the number of atoms, and this number of atoms multiplied
by 2 will give the number of states in 3s band. So let us write this equal to n. This is the number of atoms. So number of quantum states in 3s band. So one atom can have 2 quantum states. So n atoms can have 2n quantum states, and this 2n is equal to 5.3 into 10 to the power 28 on calculation. And how many of these are empty? Half of these are empty. So number of empty quantum states in 3s band, this is equal to half of this, 5.3 into 10 to the power 28 by 2. So this is equal to 2.65 into 10 to the power 28. So out of this many quantum states in 3s band, this many quantum states are empty. Let us now take the two important terms, conduction band and valence band. What is conduction band? It is the lowest energy band which is partially filled, or it can be empty also. So this is the lowest energy band which is partially filled. Let us take the example of sodium solid. In sodium solid we have 1s, which is almost a single line. It has almost no splitting. This is 2s energy band. This is 3s energy band. So this is 2p energy band, and this is 3s energy band. This is 3s, this is 2p. The 3s energy band, we can show it like this. This is half filled. This is half filled and half empty. 2p is completely filled. This 2s is completely filled, and 1s is also completely filled. So in comparison to 1s, 2s has more energy. In comparison to 2s, 2p has more energy. As we go up, energy of levels increases. So this is completely filled, this is completely filled, this is completely filled, and this is partially filled. And above this level, let us say 3p, 3d, those kind of levels, obviously 3p is completely empty. So 3p is completely empty. So it is the lowest energy band which is partially filled. This is not partially filled, this is not partially filled, this is fully filled, this is fully filled, this is fully filled. This is the partially filled band. And as I go up, 3p is empty, and it is higher than this. So in those categories which are empty or partially filled, so in those categories which are empty or partially filled, this is of the lowest energy. This is of the lowest energy, and this band we will call it as conduction band for sodium. But its valence band, it is the highest energy band which is completely filled. So highest energy band which is completely filled. So this is completely filled. As I go up, this is of the highest, more energy than 1s. This is completely filled, this is completely filled, but 3s is not completely filled. So this 2p is the highest energy band which is completely filled. So this is valence band for the sodium atom. So for sodium atom, 2p is completely filled, this is valence band, and this is conduction band. And whenever we apply some kind of electric field or some kind of energy, some kind of battery to conduct electricity, so which electrons respond to the applied electric field? Which electrons will be responsible for the movement or conduction of electricity? So these conduction band electrons are responsible for conducting electricity, and on applying electric field or on application of battery, these electrons which are in conduction band will respond to that electric field. Suppose this is a sodium atom. This have this kind of energy levels, and let us assume this is 3s energy level. This is the neighboring sodium atom, and again it has this kind of energy level. Suppose this is 3s energy level. So these electrons which are in the conduction band,
these are loosely bound. The electrons in the valence band, those are tightly bound. So this electron is in the effect of this nucleus, this electron is in the effect of this nucleus also, and due to some kind of energy, and this energy can be provided by thermal interactions also, or by applying battery or applying electric field, these electrons can quickly respond to this applied electric field. Suppose I apply electric field in this direction. So this electric field, this electron can move from here to its neighboring atom, and in this 3s, one electron is already there and one quantum state is empty. So whenever electron is moving, it can move to an empty quantum state which is available in this 3s, in this 3s energy level or 3s energy band of this this neighboring sodium atom. So this electron will hop, this will go there. So this kind of movement will be there in this solid, and the electrons which will response, which will give some response for this external electric field, will be this kind of electrons, and these electrons are known as free electrons, which are available in this conduction band. The inner electrons cannot respond to this kind of electric field. Suppose I have electron here, and this electron cannot respond for this kind of electric field, because this electron cannot move in any empty quantum state in 2p. There is no empty quantum state in 2p. The empty quantum states are available in 3s, and to reach 3s it will need a very high energy, then only it can reach 3s. So only these electrons which are available in conduction band are responsible for conduction of electricity. And in conductor, normally in good conductor, the conduction band is partially filled. So in good conductors, this conduction band is partially filled, and this partially filled conduction band, this has some electrons, and these electrons are known as free electrons, and these electrons we can say are loosely bound. These electrons, on application of electric field, on application of battery, can move to the neighboring atoms, and where these electrons go, these electrons move to the empty quantum states in the neighboring atoms. So this is one such electron in sodium atom which is present in 3s. It can go to the empty quantum state of 3s in the neighboring sodium atom. So in good conductors, the conduction band is partially filled. Normally this has this kind of band structures. This is conduction band, this is the valence band, and normally this is partially filled. And if this is partially filled, so on application of electric field, or we can say we can give some energy to this electron, and on giving even if a small energy, this electron can move to empty quantum state. So it can move to empty quantum state of other neighboring atoms, and it can have some movement, and this kind of movement we can say the current is flowing in this material. In semiconductors, a very special category of material, in semiconductor or insulator, this conduction band is empty. Conduction band is empty. There is no electron in conduction band. So this have this kind of structure, conduction band, and this is valence band. So valence band is filled, but conduction band is empty, and there is a gap between these two, and this gap is normally written as Eg. This is the energy gap between valence band and conduction band, and this gap is taken between the maximum of the valence band and minimum of the conduction band. So this Eg is the gap between conduction band and valence band, and conduction band, this is the minimum of the conduction band, and this is the maximum of the valence band. So this is valence band maximum. So in semiconductor or insulator, there will be a gap, and this gap will be of the
order of semiconductor. For semiconductor, this gap Eg is less than 3 electron volt, and for insulator this gap Eg is greater than 3 electron volt. So for conductors, the electrons which are responsible to conduct electricity on application of electric field through some battery are those electrons which are available in the conduction band, and we call these electrons as free electrons, and these electrons are loosely bound to the nucleus of that particular atom, and these electrons can easily move to the neighboring empty quantum states on application of this electric field, or by giving energy by some mechanism these electrons can be moved from one atom to other atom in conductors. Next topic is intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor are those semiconductor which are pure. There is no mixing of any kind in this type of semiconductor. The common examples are silicon and germanium. If I take example for silicon atom has electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2. We can see 3s is completely filled and 3p is half filled. So this has 6 quantum states and this has 2 quantum states. What happens is 3s and 3p has almost same energy. This has almost same energy, and this s and p combine and becomes sp3 hybridized orbital. So there is no difference between these s and p. These are become sp3 hybridized orbitals. If I take n atoms in the silicon solid, then this will have 2n quantum states and this will have 6n quantum states. All in we will have 8n quantum states, and this 8n quantum states split, and 4n quantum states, we know that the 4 quantum states, and for n atoms we will have 4n quantum states are completely filled, and 4n quantum states are empty. So these 8n quantum states are split, and this 4n quantum states which are filled form the valence band of silicon solid, and this 4n quantum states which are empty form the conduction band. So this is the conduction band which is completely empty. This has the 4n quantum states which are empty, and this is the valence band which is completely filled. And for silicon solid, this gap Eg is around 1.1 electron volt. So this gap is 1.1 electron volt for silicon, and for germanium this gap is 0.7 electron volt. For germanium this Eg is 0.7 electron volt. This conduction band is empty at very low temperature. Generally we talk about 0 Kelvin. So at 0 Kelvin, this is the scenario, there is no electron in the conduction band. So we can say 0 Kelvin, or we can also say at very low temperature, because 0 Kelvin is absolute 0. So at very low temperature there is no electron in the conduction band. And if we increase the temperature, or let us assume we are at the room temperature, so at the room temperature we will have the average thermal kinetic energy of the order of kT, and this kT at the room temperature is of the order of 0.026 electron volt. And due to these thermal interactions, some electrons in the valence band can gain some energy of this 1.1 electron volt and can reach the conduction band. But how is this possible? This kT is of the order of 0.026 electron volt, and this Eg is 1.1 electron volt. We know that this kT is just for average kind of thermal energy. This is the average thermal energy, and there can be electrons, because if we talk about solids, then there are atoms which are of the order of 6.02 into 10 to the power 23. So we have 10 to the power 23 atoms. If you have those
those number of atoms. So some electrons can have energy 1.1 electron volt, because this figure is just average. We know the Maxwellian distribution, so this is the Maxwellian distribution, and there is a long tail here, and average is maybe somewhere here. So all the electrons are not having this much energy. Some electrons can have energy less than this number, some electrons can have energy much more than this number. So at room temperature there may be some electrons which can have this much energy, and these electrons can be moved to the conduction band. What is happening physically? So in silicon solid there is bonds like this between the neighboring silicon atoms. Don't confuse with the double bond. This is not the double bond. I am showing just one electron on one line. This is the tradition how we show this. This is not the conventional double bond as in the chemistry. So there are 8 electrons and its octet is now complete. So these are the bonded electrons. These are in the bonds. These are used in bonds, and some electron may gain some kind of energy and the bond is broken, and this electron is now in the conduction band. In the conduction band, that means this electron is now relatively free. This is now a loose electron which can move in the entire crystal. So this electron is now free. So let us assume this electron is now in the conduction band, and this electron has reached here. Once this electron is free from here, this bond is broken. This bond is broken. I am showing this by a dashed line. So this bond is now broken. This broken site, that means this is the vacant quantum state in the valence band. So this broken site, or we can call it as the vacant site in valence band, this is known as hole. So these vacant sites are known as holes, and these electrons are reaching in the conduction band. So these electrons are known as conduction electrons. So this is known as conduction electrons. So this is conduction electron, and this is the broken site which is known as hole. This hole and this conduction electron are responsible for the conduction of are responsible for the conduction or conducting property of semiconductor, because when we apply the electric field, suppose I am applying electric field, let us apply electric field in this direction. This is the conduction band, and this is your valence band. You can also keep in mind this actual diagram where I am showing this by bonds. So when I apply electric field, so this electron can move in this direction opposite to the electric field, and due to the energy provided by this external electric field, some electrons, some neighboring electrons, let us see this electron, let us see this electron. So these electrons may gain some energy, and these electrons may fill this vacant site. So the electron will have tendency to move like this, and suppose here is a vacancy. So this electron may jump here, means this electron can fill this empty quantum state. Always remember, electron will move in such a way that it is going to fill some kind of empty quantum states. So this electron is now filling this empty quantum state, and in turn now this will be the vacant site, and we can call it as a hole. So in conduction band, electrons are moving opposite to the applied electric field. And what is happening in the valence band? In valence band means where the electrons are used up in this bondings. So what is happening in valence band here? So I can see electron is moving in this direction. So electron is moving in this direction is equivalent to this vacant site is moving in the forward direction, and this vacant site I am representing as symbol H, which is hole. So both are the same thing.
if I say electron is moving in this direction towards left, so equivalently I can say the hole is moving towards right. So electron is moving towards left, and due to this movement the current will be in this direction. So for the motion of electron, the current will be in this direction towards right, and for this electron also the current will be in this direction. But there is a tradition, there is a custom, we do not talk in terms of movement of electrons, we talk in terms of movement of hole, and this hole can be taken as a positive charge, and this charge is equal to the electron. So in valence band, the moment is described in terms of moment of hole, but actually electron moves. So we talk in terms of hole like a positive charge. So this positive charge is moving towards right, and in the conduction band this electron is moving towards left. Current due to this electron is towards right, and current due to this is also towards right. So this is current due to movement of holes. So we can say this semiconductor has two types of charge carriers. Charge carrier means the charges which are responsible for the flow of current. So flow of current is due to electron in the conduction band and due to the holes in the valence band. So net current, because both are in the same direction, this is IE plus IH. So this is the mechanism of conduction due to the electron and holes. And how these electrons and holes are generated? These electrons and holes are generated due to the thermal energy. Due to thermal energy, electron reach the conduction band and one hole is created in the valence band. So there are many electrons which reach the conduction band, and the same number of holes are created in the valence band. So at any instant we can say the number of electron in the conduction band is equal to number of the holes created in the valence band. There is a continuous generation of electron hole pairs. The bond is being broken and the electrons reach the conduction band. So there is continuous generation of electron hole pairs, but simultaneously there is other process is also going on. Electrons in the conduction band may also jump to the valence band, and when electron like this electron jumps in the valence band, where will it can jump? It can jump to an empty quantum state, and that empty quantum state can be a hole. So in this way, if electron jumps from conduction band to valence band, so electron hole pair is destroyed. So electron hole pair is generated, at the same time electron hole pairs are destroyed also. So we will reach a equilibrium when number of electrons and number of holes will become fixed at a given temperature, and the equilibrium concentration of electrons and holes, we call it as the intrinsic concentration of electrons and holes at a particular temperature, and this concentration is achieved in the equilibrium. In the equilibrium, the rate of generation of electron hole pair is equal to a rate of recombination of electron hole pairs. So finally we achieve equilibrium in the material when rate of generation of electron hole pair is equal to a rate of recombination. Electron also recombine with these holes. So when these two rates are equal, we will get a fixed concentration of electron and hole in the material. So rate of recombination, and at this particular instant, at this particular junction, we call this concentration of electron and hole is equal to intrinsic concentration of electrons and holes. So these electrons and holes are responsible for the conduction of conduction of current in the semiconductors. In this question, in a pure semiconductor, the number of conduction electron is this much per cubic meter. How many holes are there in a sample size of
this much, 1 centimeter, 1 centimeter, 1 mm. So what is this volume? This volume is 10 is to power minus 2, 10 to power minus 2, 10 to power minus 3. This is 10 to power 3 to 5 to 7, 10 to power minus 7 meter cube. And we know that the number of conduction electrons is equal to number of holes in a pure semiconductor. So what is the number of electrons we have is 6 into 10 to power 9. This is in 1 meter cube. So obviously in 1 meter cube we will have the same number of holes, but we are asked the number of holes in this much volume. So number of holes required for the answer will be, this is 6 into 10 to power 19 in 1 meter cube, and in this much meter cube this is 10 to power minus 7. So 6 into 10 to power 12, this is the number of holes in this volume. Next question, indium antimonide has a band gap of this much between the valence and the conduction band. Find the temperature at which Kt equals the band gap. So just equate Kt is equal to 0.23 and convert it into joule. 1.6 into 10 to power minus 19, this is equal to joule. So temperature is 0.23, 1.6 into 10 to power minus 19, and just put the value of K here. Boltzmann's constant 1.38 10 to power minus 23. On calculation we can say this is 2667 Kelvin. So this is a very high temperature, and obviously very high temperature compared to the room temperature. But we know that even if we are at the room temperature, some electrons will definitely cross this energy barrier or this energy gap, because from this formula we just calculate some kind of average thermal kinetic energy, and obviously all the electrons are not having this much energy. Some electrons have energy less than this much, and some electrons have energy much more than this, because we have this kind of Maxwellian distribution, which is something like this, which has a very long tail, and the average is somewhere here. So this is the average. So obviously all the electrons are not having this much of energy. Some electrons are having energy less than this, and some electrons are having energy much more than this. अब इसके बाद देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से यहाँ पर होता है। तो ये हो गया आपका बैलेंस बैंड, ये हो गया एनर्जी गैप, और यहाँ पर ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए होंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए होंगे वहाँ पर होल्स क्रिएट हो गए होंगे इसमें। अगर आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई करते हो, लेटेस्ट अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस, उस पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई यहाँ पर किया गया। तो सपोज अगर मैं बाहर से एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया एक तरीके से, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हो गया। उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन यहाँ पर आप इस तरह से दिखा सकते हो। तो जो आपके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, ठीक है, टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल या फिर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। और जो आपके होल्स हैं एक तरीके से वो पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट हैं, तो वो इधर की तरफ यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। तो ये जो इस तरीके के यहाँ पर मोमेंट्स हो रहे हैं, तो उन मोमेंट्स की वजह से जो करंट है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अगर इधर मूवमेंट दिखाता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि करंट इसके अपोजिट होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और अगर होल्स इस तरीके का मूवमेंट दिखाते हैं तो होल्स क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस के इक्विवेलेंट हैं, तो होल्स की वजह से जो करंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा जिधर ये मूव कर रहे हैं। तो जब भी हम करंट यहाँ पर लिखेंगे तो करंट इज इक्वल टू करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो ये जो मूवमेंट है ये कंडक्शन बैंड में हो रहा है, और ये जो मूवमेंट है वो वैलेंस बैंड में यहाँ पर हो रहा है इसमें। फिर आप बाकी के जो ये फार्मूलेज हैं जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए उनको यहाँ पर दिखा सकते हो। तो J इज इक्वल टू सम एनी VD करंट डेंसिटी, और VD को आप मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। तो और यहाँ पर ये सिग्मा इंटू E लिखा जा सकता है, J को सिग्मा यहाँ पर NE म्यू के बराबर हो गया। जो यहाँ पे करंट डेंसिटी है वो अब उसमें भी आप दोनों का कंट्रीब्यूशन ले लो, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स की वजह से, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर दोनों के लिए स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है वो कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये कंडक्टिविटी ड्यू टू यहाँ पर होल्स हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो दिस इज द टोटल कंडक्टिविटी। अब एक इम्पॉर्टेंट जो कि बात यहाँ पर जो कि कई बार क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम कंडक्टर के लिए जानते हैं कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ता है,
लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस घटता है, उसका कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसका मतलब, ठीक है। इट इज़ अपोजिट ऑफ कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है यहाँ पर इसमें, अगर हम इसकी बात करें तो कंडक्टर में जो कंडक्शन होता है वो एक तरीके से उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। उसमें कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास में, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो आपस में कोलिजन ज़्यादा हो जाते हैं। तो कंडक्टर के केस में हम इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि आपस में कोलिजन थोड़े जल्दी जल्दी होंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के पास तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। उसको तो जब हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर के थ्रू एनर्जी देंगे, तब जाकर के उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँच पाएंगे। तो कोलिजन की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। पहली बात तो ये है कि आप कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तो लेकर के आओ पहले, तो कंडक्शन बैंड में पहले तो आप इलेक्ट्रॉन लेकर के आओ, तो उसके लिए तो आपको डेफिनेटली उसको थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कंडक्शन बैंड में, उतनी ही बेटर कंडक्टिविटी होती चली जाएगी उसकी। तो सेमीकंडक्टर में हमें टेम्परेचर देना पड़ता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए। तो टेम्परेचर उसकी एक ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है कंडक्शन करने की। बिना टेम्परेचर के टेम्परेचर लो कर देंगे 0 केल्विन पे तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि 0 केल्विन पे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आ जाएंगे, कोई थर्मल एनर्जी होगी नहीं। तो थर्मल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तब जाकर के इसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। लेकिन कंडक्टर में तो ऑलरेडी है, तो वहाँ पर हम कोलिजन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि कोलिजन बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी उसकी फिर। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पर इसमें। और जो फार्मूले हमने वहाँ पर देखे थे रेजिस्टिविटी वगैरह, जैसे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने देखा था रो इज़ इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी वगैरह। अल्फा को हम बोलते थे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होगा, इसको रेजिस्टिविटी कर लेंगे यहाँ पर, दिस इज नॉट रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जो अल्फ़ा आपको इस रो वाले एक्सप्रेशन में दिखाई दे रहा है वही अल्फ़ा इस आर वाले एक्सप्रेशन में भी आता है। तो आर के लिए बात करो चाहे रो के लिए बात करो, एक ही एक्सप्रेशन रहता है अल्फ़ा का, तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस वगैरह बढ़ता है यहाँ पर। लेकिन अगर इसी तरीके का एक्सप्रेशन अगर इसके लिए सेमीकंडक्टर के लिए लिखा जाए तो डेल्टा टी पॉजिटिव है लेकिन रो घटेगा, टेम्परेचर रेजिस्टेंस घटेगा, तो हमको बोलना पड़ेगा कि अल्फ़ा इसका मतलब नेगेटिव होना चाहिए। इसके लिए आप डेल्टा टी को पॉजिटिव कर रहे हो और अल्फ़ा को नेगेटिव करोगे आप मैथमेटिकली, तब जाकर के आपका जो रो है या रेजिस्टेंस घटेगा। अल्फ़ा को आप इस तरीके से भी इंस्टेंटेनियस वाले या छोटे चेंज के फॉर्म में भी यहाँ पर अल्फ़ा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अल्फ़ा कैन बी रिटन इज डी आर डिवाइडेड बाई आर डी टी। तो इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि इसका जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा यहाँ पर हम नेगेटिव लेते हैं। तो वी कैन से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर्स इज नेगेटिव, और कंडक्टर के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पर ये नेगेटिव। मैथमेटिकली हम इसको नेगेटिव इसलिए करते हैं जिससे कि डेल्टा टी पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाया लेकिन तब भी हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस यहाँ पर कम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब तक हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा, इसके बाद है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसमें एक और टॉपिक कवर करेंगे, इसको बोलते हैं डोपिंग। और इसी में यहाँ पर है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक के साथ क्या प्रॉब्लम थी, तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज टू लो, बहुत ही कम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। इट्स कंडक्शन प्रॉपर्टी कैन बी इन्हेंस्ड बाय डिफ्यूजिंग सम स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज़। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ मिला देते हैं, कुछ मिलावट कर देते हैं, और उस मिलाने से क्या होता है कि इसकी जो कंडक्शन प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है, और कंडक्शन प्रॉपर्टी को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो भी हम इम्प्योरिटीज़ मिला रहे हैं उनका अमाउंट हमें क्या रखना है, किस तरीके का रखना है, उनका वो सब अमाउंट वगैरह फिक्स करके हम इलेक्ट्रॉन्स का जो भी फ्लो है, जो भी उसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी है, उसको हम एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रोल्ड फ्लो करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कंट्रोलिंग की बात अब यहाँ पर आ रही है। और द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजिंग एन इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नॉन एज डोपिंग। तो जो अब यहाँ पर ये प्रोसेस है उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। और ये एग्जैक्टली अपने प्लेयर्स के लिए सुना होगा, कई बार कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके के ड्रग्स वगैरह लेते हैं जिसको डोपिंग बोलते हैं, कि वो डोपिंग के केस में किसी प्लेयर को पकड़ लेते हैं कई बार।
तो यहाँ पर भी हम परफॉर्मेंस यानी किसी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डोपिंग। आफ्टर डोपिंग द सेमीकंडक्टर, तो एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसको डोप किया जा चुका हो, उसमें मिलावट की जा चुकी हो, तो ऐसे मिलावटी मिक्स वाले जो यहाँ पे कंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें ये जो मिलावट की जाती है, जो मिक्सिंग की जाती है, वो दो तरीके के यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ होती है। तो उन दो तरीके के इम्प्योरिटीज़ से दो तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमको मिलते हैं। वन इज़ एन टाइप एंड वन इज़ पी टाइप। एन स्टैंड्स हियर फॉर नेगेटिव एंड पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे क्या है वो पता चलेगा धीरे धीरे। तो एन टाइप जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो मिलावट की जाती है वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की मिलावट की जाती है। उनके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एडेड, जैसे फास्फोरिक है, आर्सेनिक है। पी टाइप में क्या होता है कि ट्राईवैलेंट, इसमें एक तरीके से 4 से 1 कम, इसमें 4 से 1 ज़्यादा पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट, तो उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है, जैसे एल्युमिनियम, इंडियम, इस तरीके के जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मिक्स की जाती हैं। जो इम्प्योरिटी एटम्स की कंसंट्रेशन हम मिलाते हैं वो कुछ 1 ppm होती है ऑन एन एवरेज, यानी कि 10 की पावर 6 एटम्स अगर मान लीजिए आपके सेमीकंडक्टर के हैं तो उसमें 1 एटम यहाँ पर इम्प्योरिटी एटम होगा। तो दिस इज़ ऑन एन एवरेज 1 ppm, इस ऑर्डर का यहाँ पर कंसंट्रेशन मिलाया जाता है इम्प्योरिटी एटम्स का। इसका आगे लेते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस तरीके से ये जो इम्प्योरिटी मिक्स होती है और वो क्या करती है। तो अभी मैं फॉस्फोरस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिलिकॉन के साथ में। तो लेट द इम्प्योरिटी इज ऑफ फास्फोरस एटम एंड सम, इसमें क्या करते हैं कि जो कुछ पी एटम होते हैं वो सिलिकॉन एटम्स को डिस्प्लेस करके उनके जगह पे अपने आप को रख देते हैं। और पी एटम, फास्फोरस एटम हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अलग से दिखाया गया है, बाकी जो 4 हैं वो इनके साथ में बॉन्ड बनाने में चले गए। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हमारे काम का यहाँ पर है। दिस इज़ वेरी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, एक एनर्जी बैंड डायग्राम भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो ब्लू से दिखाया गया ये तो आपका सिलिकॉन के लिए है, तो ये उसका वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया यहाँ पर। इसमें ये जो फॉस्फोरस है इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ईजिली, ठीक है, ये ईजिली इसको डोनेट कर सकता है। और क्यों ईजिली डोनेट कर सकता है वो आपको इस डायग्राम से समझ में आना चाहिए कि जो डोनर एटम है उसका एनर्जी लेवल यहाँ पर है, ये जो आपका वैलेंस बैंड है इसका एनर्जी लेवल यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना थोड़ा बड़ा गैप, ठीक है। लेकिन जो डोनर एटम है इसका यहाँ पर जो लेवल है यहाँ पर इसमें, ये लेवल बड़ा कम है इसमें, ये सॉरी ये लेवल ऊपर है यहाँ पर इसमें, और ये डिफरेंस बड़ा कम है। ये जो डिफरेंस होता है जर्मेनियम के लिए 0.01 के आसपास का होता है डिफरेंस, और सिलिकॉन के लिए जो डिफरेंस होता है वो 0.05 के आसपास होता है। तो कहाँ तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए ये जो गैप होता है वो 0.7 होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये जो गैप है वो 0.01 0.05 है। तो इस डोनर एटम का जो एनर्जी लेवल होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इसमें पहुँचाना आसान होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी लेवल पर है और ये बड़े आसानी से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है। आप देख सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे भी बड़े आसानी से ये सारी चीज़ें हो सकती है। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.05 एज कम्पेयर टू दिस गैप इज़ नैरो, वेरी वेरी नैरो। तो यहाँ पर ये आसानी से इसमें पहुँच जाते हैं और आसानी से पहुँच करके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बढ़ा देते हैं। जो आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ग्रेटली यहाँ पर इन्हेंस कर देते हैं, जिससे कंडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इससे पहले जब हमने देखा था इंट्रिंसिक के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स के वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी और होल्स की वजह से भी हो रही थी। अभी भी दोनों हो रहे हैं, होल्स अभी भी बन रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा। वैलेंस बैंड में जैसे एक होल भी यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है, तो होल भी बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन ऑब्वियसली कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबके बार यहाँ पर ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसके लिए हमने स्पेशल यहाँ पे कुछ किया है, इसको जाकर के मिलाया है इसमें। तो अब के बार जो करंट है वो मेजर करंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से होगा, होल्स की वजह से होगा, लेकिन कम होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज मच मच ग्रेटर देन द होल कंसंट्रेशन नाउ। एक फॉर्मूला इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जिसको बोलते हैं मास एक्शन लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज इक्वल टू Ni²। Ni इज़ द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पर किसी तरीके का मिलावट नहीं की जाती तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्या होती वो है यहाँ पर जो हमने अभी देखी थोड़ी देर पहले। तो Ne × Ns दिस इज इक्वल टू Ni²।
और ऑब्वियस है कि Ni जो है वो NH के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, तो Ni जो होगा वो Ni जो होगा इनको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर Ni स्क्वायर आ रहा है, तो Ni से बहुत ज़्यादा होगा और NH जो होगा Ni से कम होगा। जो Ni होगा वो जो डोनर एटम है करीब करीब उससे कंसंट्रेशन के ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो यहीं से आ रहा है, डोनर एटम से ही आ रहा है। तो Ni को आप Nd के बराबर रख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स, उससे आप NH निकाल सकते हो। NH यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ni स्क्वायर डिवाइड बाई Nd। इस तरीके से आप होल से कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, जो कि काफ़ी कम आने वाली है यहाँ पर इसमें। ये जो आपका N टाइप है इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो डायग्राम्स में कि यहाँ पर क्या हुआ, आसपास तो सिलिकॉन वगैरह सब दिखा रखे हैं। ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो इस मटेरियल के अंदर अंदर हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मटेरियल पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, मटेरियल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुआ है, सब कुछ मटेरियल के अंदर ही हो रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन जो है मटेरियल से कम्प्लीटली बाहर नहीं निकले हैं और मटेरियल में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आए हैं। ये अभी भी सब कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, अंदर ही अंदर जा रहा है। तो ये जो फॉस्फोरस है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर इस तरीके से जो डोनर एटम है उसको पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया और उसका जो इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया एन टाइप के लिए। एन टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरियर, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन आर दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि नेगेटिव होते हैं, तो उस नेगेटिव से एन ले लिया गया यहाँ पे, इसलिए इसको एन टाइप बोलते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर आर दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें एल्युमिनियम यहाँ पे मिक्सिंग की गई है और एल्युमिनियम में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है तो एक बॉन्ड यहाँ पर नी बनाते हुए दिखाया गया, यहाँ पे इस बॉन्ड को हटा दिया गया यहाँ पर इसमें। अब होता यहाँ पर यह है कि ये जो एल्युमिनियम है वो एल्युमिनियम क्योंकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करता है कि आसपास जो सिलिकॉन एटम है दूसरे, उनके जो वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर लेता है। और इसका जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, जो एक्सेप्टर एटम है, एक्सेप्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसका जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो यहाँ कहीं पे दिखाया गया है। और ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है और ये कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तो दूरी बहुत ज़्यादा है, गैप यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में जाने के बजाय यहाँ पर इसके पास चले जाते हैं, जो एक्सेप्टर है उसके पास चले जाते हैं। और उससे यहाँ पर क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है उसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं बहुत सारे। तो यहाँ से वैलेंस बैंड है उसमें जो सिलिकॉन है उससे बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन टूटते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्टर एल्युमिनियम, जो भी एल्युमिनियम है, जो भी एक्सेप्टर है उसके पास चले जाते हैं, क्योंकि ये गैप यहाँ पे काफ़ी कम है। और ये गैप भी उसी तरीके का है, 0.01 से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाने के बजाय एक्सेप्टर एटम के पास पहुंच जाते हैं और उससे यहाँ पर बहुत होल्स क्रिएट हो जाते हैं। और क्योंकि ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है तो ज़्यादा होल्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं और वैलेंस बैंड में इन होल्स की वजह से यहाँ पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कुछ ज़रूर यहाँ पर पहुँच रहे कंडक्शन बैंड में, लेकिन ये कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहुत ही कम है, लेकिन ये होल्स ज़्यादा नंबर में यहाँ पर। तो होल्स आर नाउ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब के बार ये ज़्यादा यहाँ पर इनके पास में होल्स हो गए हैं, दिस आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और ये वैलेंस बैंड के अंदर अपना कंडक्शन दिखाते हैं जो होल्स होते हैं। अगेन इसी तरीके का रिलेशन आप यहाँ पर इसके लिए लिख सकते हो, NeNH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। और जो होल्स का कंसनट्रेशन है वो एक्सेप्टर एटम के कंसंट्रेशन के बराबर ही हो जाता है। तो उससे आप इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन दिस इज इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइड बाय Na। एक थोड़ा सा आइडिया के लिए यहाँ पर आप डेटाज वगैरह यहाँ पर देख सकते हो कि डिफरेंट मटेरियल्स में जो डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वो किस तरीके की होती है और होल्स की जो डेंसिटी वो किस तरीके की होती है। अगर सिलिकॉन का देखा जाए तो इंट्रिंसिक अगर है यहाँ पर ये, तो इलेक्ट्रॉन और ये जो होल्स हैं 7 × 10⁻15 और 7 × 10⁻15 कुछ इस तरह की कंसंट्रेशन यहाँ पे रहती है। लेकिन जब इसके डोपिंग कर दी गई फॉस्फोरस के साथ में एन टाइप बना दिया गया तो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का आप देखो कितनी ज़्यादा हो गई, 5 × 10⁻12 हो गई है। और जो होल्स है उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो गई और वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से नीचे चला गया। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले देखा भी था कि होल्स की कंसंट्रेशन जो एन टाइप है उसमें इससे भी नीचे चली जाती है। और नीचे चले जाने का रीज़न यहाँ पर ये है कि अब होल्स उतने बचेंगे नहीं। और क्यों नहीं बचेंगे होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा हो रहा होगा, तो उसके वजह से जो होल बन रहे थे वो होल अब के बार कम हो गए।
तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो जनरेशन था वो जनरेशन तो कम होता ही था, लेकिन रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा क्योंकि आपके बार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं थोड़े से बढ़ गए हैं, तो जो होल्स की इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन थे उससे भी नीचे आ जाएगा यहाँ पर इससे कंसंट्रेशन, और ग्रेटली रिड्यूस हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें इसी तरीके से पी टाइप में भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से कंसंट्रेशन तो काफ़ी कम है, लेकिन होल से कंसंट्रेशन यहाँ पर अब कुछ इस तरीके की हो गई 5 × 10⁻²2।